नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2019 सीडीपी सेक्शन से क्वेश्चन लेके आया हूं। मैं मनीष कुमार। तो पहला क्वेश्चन है, यानी पार्ट सेकेंड है। कल 15 क्वेश्चन किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 16 से चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। पॉइंट नंबर पहला, व्यवहारवादी सिद्धांत। सेकेंड है, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृत्ति। थर्ड है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। फोर्थ है, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चे को मुख्य धारा में शामिल करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है कि अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा की अवधारणा में किस पर आधारित है। तो पॉइंट नंबर थर्ड जो है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन केंद्र पर आधारित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में बच्चों को दंडित करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। फोर्थ, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकन करना तथा वर्गीकरण। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बालक को मुख्य केंद्र मानते हुए बालक के लिए सब कुछ होना चाहिए। छात्र अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो छात्र केंद्रित में ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है। थर्ड, सन्निहित है। फोर्थ, संबंधित नहीं है। तो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21,
संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर पहला, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर दो, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। फोर्थ, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो कहता है संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर दो, यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। थर्ड, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। फोर्थ, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 में विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चे को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। यानी बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी के लिए लगातार पुरस्कार व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। थर्ड है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। फोर्थ है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। और इसमें चूज करना है कौन कौन से। ऑप्शन नंबर एक में है फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड में है सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड में है 1 2 3, फोर्थ में है थर्ड सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो कौन सी प्रथाएं जो है सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज करते हैं? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक, व्याख्या देकर। दूसरा, प्रत्योगात्मक अवसर की व्याख्या करके। थर्ड, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। फोर्थ, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। तो शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो अन्वेषण एवं परिचर्चा करने के लिए अवसर उपलब्ध करके। इससे खोज एवं परिचर्चा से छात्र अधिक उत्फुल्लित होते हैं और उसमें रुचि लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं।
एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? फर्स्ट, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। सेकेंड, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। थर्ड, गलत उत्तरों को स्वीकार करके एवं दंडित करके। फोर्थ, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला, विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास परिवर्त्य होता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। फोर्थ, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर फोर्थ, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। दूसरा है जन्मजात विशेषताएं। थर्ड है पर्यावरण प्रभाव। फोर्थ है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो व्यक्तिक भिन्नता का प्राथमिक कारण जो है आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार एवं पास पड़ोस। सेकेंड, परिवार एवं मीडिया। थर्ड, विद्यालय एवं मीडिया। फोर्थ, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो समाजीकरण एजेंसी का द्वितीयक स्रोत है विद्यालय एवं मीडिया। ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।